हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 5 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे आईओटी का एक न्यू टॉपिक, और आज बात करेंगे कनेक्टिविटी मॉडल्स और वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में जो हम यूज़ करते हैं आईओटी डिवाइसेस में। तो आज बढ़ेंगे क्लास में और बात करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी मॉडल्स के बारे में, टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई मॉडल। तो बात करेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में। एज स्टैंडर्ड्स आर असेंशियल एंड नो आईओटी प्रोजेक्ट और बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज द सेम, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द foundations of the IoT to solve this interoperability change। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IoT प्रोजेक्ट्स के बारे में। स्टैंडर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए कोई भी दो IoT प्रोजेक्ट या फिर कोई भी दो बिल्डिंग प्रोजेक्ट सेम नहीं होते हैं। इसीलिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी फाउंडेशंस को समझें ताकि हम इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंज को सॉल्व कर पाएँ। दिस इज़ वेयर द OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल कम इन। यहाँ पे बात आती है TCP/IP और OSI मॉडल की। While the TCP/IP model has 4 so-called layers, the OSI model, short for Open System Interconnection Model, इसकी full form important है Open Systems Interconnection Model, was designed in the 1970s as a methodology to describe data communications using 7 layers in the structuring technique the OSI reference model is। तो जो मेन डिफरेंस है टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में वो ये है कि ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स यूज़ करता है और टीसीपी आईपी मॉडल 4 लेयर यूज़ करता है। और ओएसआई मॉडल 1970s में डिज़ाइन किया गया था और टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल का ही एक एडवांस्ड या फिर कहें प्रैक्टिकल वर्जन है। ओएसआई मॉडल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, इसे यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल को हम इम्प्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में लेयर्स शो करी है, कौन सी 7 लेयर्स ओएसआई मॉडल के अंदर होती है और कौन सी 4 लेयर्स टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये सब होती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर। और अगर मैं बात करूँ टीसीपी आईपी मॉडल की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, देखो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को कंबाइन करके टीसीपी आईपी मॉडल में एक सिंगल एप्लीकेशन लेयर बनाई गई है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है यहाँ पे भी, और नेटवर्क लेयर को हम यहाँ बोलते हैं इंटरनेट लेयर, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बनाई गई है जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लेयर्स काम करती हैं। ये दोनों मॉडल्स हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं जब हमें 2 डिवाइसेस को या फिर मोर देन 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है थ्रू इंटरनेट। तो जो मॉडल पीछे काम करता है वो होता है टीसीपी आईपी मॉडल। अब स्टार्ट करते हैं सारी लेयर्स को एक एक करके पढ़ना, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन पाए। The OSI network model makes it easier to implement a communication by separating it into these 7 layers। OSI मॉडल हमें बहुत हेल्प करता है ताकि हम कम्युनिकेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। And thus it helps in understanding IoT communications and related standard as well। The 7 layers of the OSI network model form a logically composed order set of subsystems। अब हम OSI मॉडल की 7 layers को पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम IoT communications और related standards की अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द OSI मॉडल फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर से लेके ट्रांसपोर्ट लेयर तक की लेयर्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो लेयर नंबर 7 को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, रिप्रेजेंट्स द प्रोसेसेस ऑन द लेवल ऑफ एप्लीकेशंस एंड यूज़र।
ये वो लेयर है जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है सिस्टम से। In the scope of IoT, it is where the link with the business application and the end user is the closest enabling access to network services। तो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जिससे यूज़र मतलब एंड यूज़र हम लोग एक्सेस कर पाते हैं नेटवर्क की सर्विसेज। इन दिस लेयर we find messaging protocols such as COAP, MQTT, XMPP, AMPQP एंड HTTP। तो इस लेयर पे बहुत से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जैसे कि COAP, MQTT, XMPP, AMPQP एंड HTTP। ये प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लेयर 6, द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट्स डेटा इन अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द एप्लीकेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डेटा को ट्रांसलेट करती है उस फॉर्म में जिससे एप्लीकेशन उसे ईजिली यूज कर पाए। As it formats and encrypts data for communication, it essentially solves compatibility issues in the communication between the application and the network। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डेटा को फॉर्मेट करती है और इनक्रिप्ट करती है, जिससे क्या होता है एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में जो कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं वो सब के सब सॉल्व हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल इज द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS सीरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है। लेयर नंबर 5 की बात करते हैं। द सेशन लेयर इज वेयर द कनेक्शंस बिटवीन लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशंस आर इनिशिएटेड, मैनेज्ड एंड टर्मिनेटेड। सेशन लेयर क्या करती है, सेशंस को मेंटेन करती है, लोकल और रिमोट एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शंस को बनाती है, मैनेज करती है और एंड में उसे टर्मिनेट या फिर क्लोज कर देती है। It enables to establish network sessions between processes on several network stations, computer etc। तो जब हम बहुत सारे नोड्स या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो पहले हमें उनके बीच में कनेक्शंस को इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना होता है, फिर हम उसे मैनेज करते हैं और एंड में सबसे एंड में हम उसे टर्मिनेट या फिर क्लोज कर देते हैं। लेयर नंबर 4 की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर is about host to host data transport और transmission। होस्ट से होस्ट की तरफ डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है या फिर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। Essentially, the transport layer ensures that data transfers between hosts are completed, which among others includes error recovery। TCP and UDP are the two examples of protocols in the transport layer। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करती है कि होस्ट से लेकर दूसरे होस्ट के पास जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंप्लीट हो और उसमें कोई भी एरर ना हो। इसके लिए वो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करती है। ये इम्पॉर्टेंट है, TCP और UDP। आपको यहाँ पे क्या याद करना है, आपको यहाँ पे याद करने हैं प्रोटोकॉल्स जो इनके एग्जाम्पल्स हैं और साथ ही साथ कौन सी लेयर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग या फिर MCQ की फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं विच लेयर ट्रांसलेट्स डेटा इन अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू IoT डेटा एंड डिवाइसेस इन द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर से लेके फिजिकल लेयर की बात करेंगे ऑफ OSI मॉडल। लेयर नंबर 3 की बात करते हैं। लेयर नंबर 3, द नेटवर्क लेयर is the layer of routing technologies to transfer data packets between different nodes across various network। तो नेटवर्क लेयर का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डेटा पैकेट्स को सेंड करते हैं एक नोड से दूसरी नोड के तरफ यूजिंग वेरियस नेटवर्क्स। इन दिस थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज द second part of the TCP/IP, the Internet Protocol, and in the context of the IoT that includes IPv4 and most importantly IPv6, which is part of a wider IoT architecture including complementary standards। तो
नेटवर्क लेयर क्या करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। इसके दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv मतलब वर्जन, यहाँ पे v मतलब वर्जन। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा पैकेट्स को डिफरेंट रूट से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने में हेल्प करती है। राउटिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से डेटा किसी रूट को फॉलो करके अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो उसके लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट इज लेयर नंबर 2। The data link layer is the OSI layer where data transfer between two directly connected nodes in a network takes place. तो डेटा लिंक लेयर ये इंश्योर करती है कि दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा यूजिंग द नेटवर्क। इन द IEEE 802 standards such as Ethernet, the data link layer is divided into two sub-layer। अगर हम बात करें ईथरनेट की तो उसके अंदर डेटा लिंक लेयर को दो डिफरेंट सब लेयर में डिवाइड किया गया है, द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर मैक लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर LLC। Various IEEE 802 standards are essential for IoT communications in this layer। तो डेटा लिंक लेयर में जो स्टैंडर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो है IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल IEEE 802.15.4 और लो रेट वायरलेस स्पैन। तो लो रेट वायरलेस स्पैन के लिए जो स्टैंडर्ड काम करता है वो होता है IEEE 802.15.4 as among others used by other specifications such as ZigBee, ISA 100.11a and Threat। ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बात करते हैं लेयर 1 की। लेयर 1 मीन्स द फिजिकल लेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। Finally is the layer that is still very present in the many ways of us still speak about the IoT। This is where the things sit। जहाँ पे हमारे डिवाइसेस, जहाँ पे हमारा डेटा रिसाइड करता है वो होती है फिजिकल लेयर। हाउ द नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेयर द रॉ डेटा ओरिजिनेट्स एंड नीड टू बी कम्युनिकेटेड। तो फिजिकल लेयर डिसाइड करती है कि कैसे नेटवर्क्स ऑर्गेनाइज होंगे और कैसे हमारा रॉ डेटा ओरिजिनेट होगा और कैसे वो कम्युनिकेट होगा बिटवीन द डिवाइसेस। द फिजिकल लेयर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द IoT एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस। तो IoT की फाउंडेशन अगर मैं बोलूँ तो वो होती है फिजिकल लेयर, विच फॉर्म एन OSI फिजिकल लेयर डेटा कम्युनिकेशंस परस्पेक्टिव इज अबाउट मूविंग फ्रॉम सेंस्ड रॉ डेटा टू इनकोडेड डेटा एंड ट्रांसमिटिंग देम एट फ्रॉम द एज ऑफ द नेटवर्क। तो फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है जो रॉ डेटा हम सेंस करते हैं उसे किस तरीके से हम इनकोड करके ट्रांसमिट कर सकते हैं नेटवर्क पे। It is the layer that includes the essential physical structure needed to make the IoT possible। तो फिजिकल लेयर पे हमें बहुत से फिजिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो कि IoT सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि केबल्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक्स टू एसेंशियल ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड हार्डवेयर ऑन अ डिवाइस एंड डेटा लेवल। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो IoT का पूरा सिस्टम होता है, पूरा फिजिकल सिस्टम वो बनता है फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे IoT के सारे डिवाइस होते हैं और IoT का डेटा होता है और यहाँ से डिसाइड होता है कि किस तरीके से जो डेटा सेंस होके आया है वो इनकोडेड फॉर्म में किस तरीके से नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस मेथडोलॉजी। तो कितने टाइप ऑफ मोड होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं, वायर्ड और वायरलेस मेथडोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। द वायर्ड कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले बात करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में। तो वायर्ड मतलब जहाँ पे वायर्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं I2C और SPI का
और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईथरनेट का, RS-232 का, RS-485 का, UART का, USART का और USB का। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। बात करते हैं I2C के बारे में। I2C स्टैंड्स फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट बस। इट वॉज डेवलप्ड फॉर टेलीविजन बाय फिलिप्स सेमीकंडक्टर इन 1980। तो पहली बार 1980 में फिलिप्स सेमीकंडक्टर ने इसे टेलीविजन के लिए डेवलप किया था। इन I2C डिवाइसेस प्रोसेसर्स, EEPROMs, sensors, real-time clocks are used as a control interface। बात कर रहे हैं कंट्रोल इंटरफेस की, जो कि माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो इसके अंदर प्रोसेसर, EEPROMs, सेंसर्स और रियल टाइम क्लॉक्स एज अ कंट्रोल इंटरफेस काम करती है। एंड I2C devices can also have separate data interface, digital TV tuners, वीडियो डिकोडर्स, ऑडियो प्रोसेसर्स। तो ये सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ I2C बेस्ड ऑन स्पीड। 3 टाइप के I2C होते हैं। फर्स्ट इज स्लो, जो कि अंडर 100 kbps की स्पीड देते हैं। सेकेंड इज फास्ट, 400 kbps स्पीड। एंड लास्ट इज हाई स्पीड, 3.4 Mbps of speed. As you can see in the image above, there are 2 wires line serial data SDA and serial clock SCL. Several slave devices can be connected to a master device using I2C. तो बेसिकली I2C से क्या होता है, यहाँ पे 2 बस काम कर रही है। फर्स्ट इज सीरियल डेटा एंड सेकेंड इज सीरियल क्लॉक। और यहाँ पे एक मास्टर डिवाइस है जिससे बहुत से डिफरेंट स्लेव डिवाइस जुड़े हुए हैं और ये सब यूज़ कर रहे हैं I2C प्रोटोकॉल्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं ईथरनेट, अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क विद प्रोटोकॉल्स टू कंट्रोल द पासिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। ईथरनेट का इस्तेमाल करके हम बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना पाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैसे पास करना है इसे कंट्रोल कर पाते हैं। जिससे क्या होता है, हम साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब एक ही बारी में एक से ज़्यादा सिस्टम आपस में डेटा को ट्रांसमिट ना करे, इसे रोकने के लिए हमें प्रोटोकॉल्स को बनाना पड़ता है। The first widely used LAN technology was developed in the mid 1970s। जो पहली बार LAN टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो आई थी मिड 1970s में बाय रिसर्चर्स एट द Xerox Palo Alto रिसर्च सेंटर स्पार्क। तो पार्क के रिसर्चर्स ने पहली बार LAN टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था मिड 1970s में। इट इज़ सिंपलर एंड चीपर देन द टोकन लैंड्स एंड ATM। टोकन लैंड्स और ATM के कंपैरेटिव ये सिंपल भी थी और चीपर भी थी। एवरी ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, हर ईथरनेट का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसमें क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम बोलते हैं MAC एड्रेस। द MAC एड्रेस कंप्राइजेज ऑफ 48 बिट नंबर। इसे याद रखना कि जो MAC एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है और ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। विद इन द नंबर द फर्स्ट 24 बिट्स आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर एंड इट इज़ नोन एज द मैन्युफैक्चरर ID। जो 48 बिट्स में स्टार्टिंग के 24 बिट्स होते हैं वो बताते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ID या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर OUI। एंड दिस इज़ असाइंड बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ। तो जिस अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड होता है वही इस 24 डिजिट्स को सेट करती है, जो कि ये बताती है कि ये किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। तो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईथरनेट के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइट टू साइट एक्सेस, वीडियो एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स, CCTV, कॉपर केबल,
फाइबर ऑप्टिक केबल, इन सब जगह हम इस्तेमाल करते हैं ईथरनेट का। और आपने देखा होगा जो आपके सीपीयू के पीछे लैन केबल लगी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जो कि एक ईथरनेट केबल भी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायरलेस मेथडोलॉजी के बारे में। स्टार्ट करते हैं वाईफाई। एज द गो टू फॉर इंटरनेट कनेक्शन, द वायरलेस नेचर ऑफ वाईफाई इज इनक्रेडिबली अपीलिंग। जैसे ही हम इंटरनेट कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, हमारी जो सबसे पास की अप्रोच होती है वो होती है वाईफाई, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वाईफाई से क्या होता है, हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी आती है। It is widely supported by mainstream devices and does not contain the hard wiring constraints of Ethernet। तो वाईफाई से हम बहुत बड़े बड़े मेन स्ट्रीम डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर वायर्स नहीं होती, जैसे कि हमारी किस में होती है, ईथरनेट या फिर लैन केबल के अंदर होती है। डिस्पाइट इट्स प्रेवलेंस, adding Wi-Fi capability to an embedded design is typically complex। Wi-Fi की बहुत सारी क्या है खासियत है, लेकिन फिर भी Wi-Fi को किसी डिज़ाइन के साथ जोड़ना एक टिपिकल टास्क रहता है। Wi-Fi is attractive because it is wireless and fast। तो वायरलेस क्या है, सबके लिए अट्रैक्टिव होता है। वायरलेस कोई भी चीज़ होती है तो सबको अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल वाईफाई सबको अट्रैक्ट करता है जो कि वो वायरलेस है और वो बहुत फास्ट है। विद इन माइक्रो सेकेंड्स आप अपना रिजल्ट सर्च कर लेते हैं। बट दोज फीचर्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ एंड पावर कंजप्शन। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वाईफाई के साथ बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि वाईफाई में क्या होता है, कोई भी अनवांटेड यूज़र आपके नेटवर्क में एंटर कर सकता है अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, और ये बहुत सा पावर कंज्यूम करता है। एज अ रिज़ल्ट, वाईफाई बेस्ड IoT डिज़ाइंस रिक्वायर एन इंजीनियर टू डेलिकेटली बैलेंस सिक्योरिटी, पावर एंड कॉस्ट। इसीलिए जो भी IoT सिस्टम्स वाईफाई से जुड़े होते हैं उनके लिए हमें स्पेशली एक इंजीनियर हायर करना पड़ता है जो कि बैलेंस करके रखता है सिक्योरिटी, पावर एंड द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर IoT डिज़ाइन। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, यूज्ड फॉर IoT एप्लीकेशंस सच एज शिपिंग, लॉजिस्टिक्स इन रिमोट रीजन्स ऑफ द अर्थ दैट आर नॉट कवर्ड बाय सेलुलर सर्विस। तो अर्थ के वो हिस्से, वो पार्ट जहाँ पे सेलुलर सर्विस अवेलेबल नहीं है, अगर हमें वहाँ पे कोई शिपिंग करनी है तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, क्योंकि जहाँ पे फ़ोन नेटवर्क्स नहीं हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें चाहिए वाइड रेंज नेटवर्क, दैट इज़ सैटेलाइट। The satellite used in this mode of communication communicate directly with the orbiting satellites via radio signals। तो ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे फ़ोन नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स काम करती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से। मतलब सारी सैटेलाइट्स जो रिमोट रीजन्स के अंदर रहती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से। किस तरीके से, रेडियो सिग्नल्स के तरीके से। पोर्टेबल सैटेलाइट फोन्स एंड मॉडेम्स हैव मोर पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ देन द सेलुलर डिवाइसेस। तो जो ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो कि सैटेलाइट से कनेक्शंस लेते हैं या फिर ऐसे मॉडेम्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोर्टेबल सैटेलाइट फ़ोन्स या फिर मॉडेम्स। तो इनकी ब्रॉडकास्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी cellular device। They have high range apart from being more expensive in terms of cost than their counterparts। Obviously इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी नॉर्मल फ़ोन, लेकिन जो इनकी रेंज होती है, जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड
M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।